देखो, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस। और बेसिकली ये एनालिसिस क्या बताती है, क्या इससे पता चलता है, इस एनालिसिस से हमको वो देखना है। तो ये कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस या कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट जो होता है, ये इस बात को बताने की कोशिश करता है कि वेदर टू इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड म्यूटेंट्स with the same phenotype have mutations in same or different genes। तो कुछ नहीं समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। देखो, जैसे मान लो कोई बायोकेमिकल पाथवे है, उसमें ए से बी बना, बी से सी बना और सी से फाइनली डी बना, जो कि एंड प्रोडक्ट है। तो जाहिर सी बात है, ये हमको पता चल चुका है ऑलरेडी कि इस पर्टिकुलर स्टेप को कैटेलाइज करने के लिए कोई एंजाइम होगा E1, इसके लिए कोई होगा E2, इसके लिए होगा कोई E3। तो अगर इस बायोकेमिकल पाथवे को कंप्लीट होना है, इन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है, तो जाहिर सी बात है ये तीनों के तीनों एंजाइम्स जो हैं वो चाहिए होंगे। इन प्रोडक्ट जब बनेगा तभी हमको फिनोटाइप नजर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक एंजाइम नहीं है, इसका मतलब इन तीनों में से किसी भी एक एंजाइम को कोड करने वाली जीन म्यूटेट कर गई है, तो हमको ये फिनोटाइप नजर नहीं आएगा। अब सवाल ये आता है कि इन तीनों में से कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव होने की वजह से फिनोटाइप नहीं आ सकता। तो आंसर है कोई भी एक अगर डिफेक्टिव हो गया तो फिनोटाइप हमको फाइनली नहीं मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि हम पता कैसे लगाएं कि एक्चुअली में किस जीन के को किस एंजाइम को कोड करने वाली जीन में म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से फिनोटाइप नजर नहीं आया। क्योंकि मान लो अगर इस जीन को या इस एंजाइम को कोड करने वाली जीन म्यूटेट की तब भी फिनोटाइप नहीं आएगा, इसको की इसकी जीन म्यूटेट की तब भी फिनोटाइप नहीं आएगा। तो ऊपर से तो हमको यही लगेगा कि भाई जीन में म्यूटेशन हो गया, ऑर्गेनिज्म को अगर देखेंगे और उसकी वजह से उसमें फिनोटाइप नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये कौन सी स्पेसिफिक जीन्स थी जिसकी वजह से ये फिनोटाइप अपीयर नहीं हुआ। तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। तो ये क्या करता है, ये बताता है कि वेदर टू इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड म्यूटेंट्स, मान लो कि कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने किया, इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराया, इनके ऊपर जो है एक्सरे डाली, जैसे न्यूरोस्पोरा क्रेसा के साथ किया गया था। और एक्सरे डालने के बाद जब हमको म्यूटेंट्स ऑब्जर्व करने की बारी आई तो हमको म्यूटेंट 1 मिला, म्यूटेंट 2 मिला, और और भी बहुत सारे म्यूटेंट्स मिले, म्यूटेंट 3, दैट डिपेंड्स कि किस जीन में म्यूटेशन हुआ। और इसमें ये म्यूटेंट 1 और म्यूटेंट 2, इन दोनों का सेम फिनोटाइप था, या ऐसा कह सकते हैं कि जो फिनोटाइप ऑलरेडी दिखा रहा था ओरिजिनल वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म, वो इन दोनों में एब्सेंट था, तो सिमिलर हो गए। तो ये हैं दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट या आइसोलेटेड म्यूटेंट्स, अलग अलग हैं, लेकिन फिनोटाइप जो है वो एक जैसा ही दिखा रहे हैं। तो अब ये पता लगाना कि क्या उसी जीन में म्यूटेशन हुआ है इन दोनों म्यूटेंट्स में, या अलग अलग जीन्स में म्यूटेशन हुआ है इन दोनों म्यूटेंट्स में, यही काम है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का। तो ये था कोर कॉन्सेप्ट इसके पीछे। अब आगे देखते हैं जरा। इफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू म्यूटेंट्स रिजल्ट्स इन ए वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, तो मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों म्यूटेंट्स को क्रॉस कराया गया, क्रॉसिंग हुई, और इसमें अगर हमको
अगली जो प्रोजेनी मिली वो वाइल्ड टाइप मिल गई, इसका मतलब कि म्यूटेशन का असर खत्म हो गया। तो उस केस में जो दो म्यूटेशंस हुए थे वो अलग अलग जीन्स में हुए होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा होता है। तो इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि इफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू म्यूटेंट्स, कॉम्बिनेशन मतलब एक क्रॉसिंग, results in a wild type phenotype, then the two mutations are in different genes. अभी आगे डायग्राम में ये चीजें और इलेबोरेट करेंगे, समझ में आएगा। और वहीं पे दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि इफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू म्यूटेंट्स रिजल्ट इन अ म्यूटेंट phenotype, then the two mutations are in same gene. मतलब कि दूसरे सिनारियो में अगर इन दोनों की जो क्रॉसिंग कराई गई उसमें हमको अगली प्रोजेनी भी म्यूटेंट मिली, तो उस केस में जो म्यूटेशंस हुए थे वो सेम जीन में, तो यानी कि यहाँ पे हम लिख, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यूटेशन इन सेम जीन, और यहाँ पे म्यूटेशन इन डिफरेंट जीन्स। कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं। उससे पहले हम ये जान लें कि एक्चुअली में ये कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस या कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किसने प्रपोज किया था। तो इनका नाम था एडवर्ड बी लुइस। और इस कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस से सबसे बड़ा फायदा यह है कि इट इज यूज टू स्क्रीन एनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल म्यूटेशंस दैट रिजल्ट इन सेम फेनोटाइप। इसका मतलब यह है कि हम सिमिलर म्यूटेंट्स को देखकर और ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट उन पर करके क्रॉसिंग ही करानी है और अगली प्रोजेनी देखनी है। तो ये देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो म्यूटेशन या क्या वो म्यूटेंट्स दोनों के दोनों सेम जीन में म्यूटेशन की वजह से अफेक्टेड हैं या अलग अलग जीन्स की वजह से दोनों म्यूटेंट्स तैयार हुए। तो सच एनालिसिस में रिवील द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आइदर वन और मोर जीन्स, तो या तो सेम जीन होगी या एक से ज्यादा जीन्स होंगी। फाइनल स्टेटमेंट इसकी क्या कह रही है कि व्हेन लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस अफेक्टिंग द सेम ट्रेट आर अवेलेबल and studied using complementation analysis, it is possible to predict the total number of genes involved in determination of that trait. यानी कि हमको बहुत सारे म्यूटेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जो कि सेम फिनोटाइप को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कितनी जीन्स इन्वॉल्व हैं इसको अगर पता लगाना है तो उसका ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जो हमने ऊपर की दो स्टेटमेंट्स बताई उसको एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये नजर आ रहा है, बहुत छोटा तो नहीं लग रहा है, जूम आउट कर दे रहे हैं थोड़ा, जूम इन नॉट आउट, जूम इन कर दिया हमने तो थोड़ा और क्लियर नजर आ रहा हो। अब यहाँ पे देखिए आप कि म्यूटेशंस इन डिफरेंट जीन्स, यहां पे केस क्या है, डिफरेंट जीन का केस है, यानी कि कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये हो गई पेरेंट जनरेशन, दो इंडिविजुअल्स यहां पे दिखाए गए हैं, इसमें जीन 1 में देखिए म्यूटेशन है, यानी कि यहां पे डॉट डॉट करके जो दिखा दिया गया तो यहां पे म्यूटेशन है, लेकिन जीन 2 में कोई म्यूटेशन नहीं है। सिमिलरली जो दूसरा पेरेंट है उसमें जीन 1 में म्यूटेशन नहीं है, जीन 2 में म्यूटेशन है। आप डॉट्स देख सकते होंगे, अगर नहीं ध्यान से दिख रहा है तो डॉट्स को हम थोड़ा सा और कंट्रास्ट कर देते हैं इस तरह से, लाइक दिस। तो अब नीचे आप देख भी लीजिए, बोथ कॉपीज ऑफ जीन 1 ये म्यूटेंट हैं, कहाँ पे, इस वाले में। बोथ कॉपीज ऑफ जीन 2 वाइल्ड टाइप, यहाँ जीन 2 में कोई म्यूटेशन नहीं। सिमिलरली यहाँ पे बोथ कॉपीज ऑफ जीन 1, यहाँ कोई म्यूटेशन नहीं है तो ये वाइल्ड टाइप है, जबकि जीन 2 की दोनों कॉपीज में
म्यूटेशन है तो ये म्यूटेंट हो गया। तो इसका भी फिनोटाइप कैसा आ रहा है, म्यूटेंट, और इसका भी फिनोटाइप कैसा आ रहा है, वो भी म्यूटेंट आ रहा है। लेकिन अलग अलग जीन में म्यूटेशन की वजह से म्यूटेंट फिनोटाइप आ रहा है, यहाँ जीन 1 यहाँ जीन 2। अब जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा तो फिर क्या नजर आएगा, अगली जो प्रोजनी आएगी, यहां पे देखो, अगर गैमीट बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एक गैमीट जीन 1 का लेना पड़ेगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं गैमीट्स के, जीन 1 का एक और जीन 2 का कोई एक लोगे तो एक गैमीट तैयार होगा। अब दो जीन के हिसाब से अगर हम लेके चल रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी जीन 1 का एक, जीन 2 का, तो जीन 1 का अगर कोई सा भी लोगे तो क्या मिलेगा, म्यूटेशन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी जीन 2 का जब आएगा गैमीट में तो म्यूटेशन लेके आएगा। और अब जब ये दोनों गैमीट्स मिलेंगे आपस में, नहीं समझ में आया। देखो ऐसे समझो, ये जीन 1 की कितनी कॉपीज हैं, यहाँ पे दो कॉपीज हैं, जीन 2 की कितनी कॉपीज हैं, दो कॉपीज हैं। अब जब इसमें से गैमीट बनाओगे तो गैमीट में तो एक ही कॉपी जाता है ना, क्रोमोसोम मान लो, लेकिन जीन मानना ज्यादा अच्छा है क्योंकि म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। भाई जब इसका गैमीट बनाओगे तो आपको दो टाइप के गैमीट्स मिलेंगे, इनफैक्ट वो दोनों अलग अलग नहीं होंगे। एक गैमीट में आएगा जीन 1 जीन 2, यहाँ पे जीन 2 जीन 1 ऐसे कर लो, हम इसको म्यूटेशन यहाँ ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये जीन 1 की एक कॉपी आ गई इस गैमीट में और जीन 2 की दूसरी कॉपी, यहाँ पे भी जीन 2 की एक कॉपी ले लो और जीन, सर जी मतलब कि बस एक ही एक अलील आ रही है, होमोजाइगस रिसेसिव नहीं हो रहा है, इसीलिए वाइल्ड टाइप स्क्रीन दिखा रहा है। एक नॉर्मल वाली जीन हाँ। आ रही है, देखो म्यूटेंट क्यों है। एलील बनाना तो सीख, गैमीट बनाना तो सीख लो, गैमीट बना सकते हो ना, गैमीट बनाने में क्या प्रॉब्लम है, ये गैमीट्स हैं, दीज आर गैमीट्स। गैमीट्स कैसे बनते हैं, गैमीट्स ऐसे बनते हैं कि जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होंगी उन जीन्स की एक एक कॉपी तो गैमीट में जाएगी ही जाएगी ना। अब यहाँ पे दो जीन्स दिखाई गई हैं तो इनकी एक एक कॉपी तो जाएगी हर गैमीट में। तो हम और क्या कर रहे हैं, जीन 1 की एक कॉपी गैमीट में डाल दिए और जीन 2 की एक कॉपी गैमीट में डाल दिए। उसी तरह दूसरा जो गैमीट बना उसमें दूसरी जीन 1 की कॉपी डाल दी और दूसरी जीन 2 की, तो ये दो गैमीट्स बन गए। प्रियंका समझ में आया। जी सर। यही कहानी यहाँ पे भी रिपीट होगी, यहाँ भी गैमीट बना लो दो, एक गैमीट ये हो गया दूसरा गैमीट ये हो गया। पहले गैमीट में जीन 1 की एक कॉपी डाल दो और जीन 2 की एक कॉपी डाल दो क्योंकि सारी जीन्स की एक एक कॉपी जानी है। दूसरे गैमीट में भी जीन 1 की एक कॉपी डाल दो, जीन 2 की एक कॉपी डाल दो। अब यहाँ पे अफेक्टेड कौन सा है, जीन 2 है, तो जीन 2 में इधर बना देते हैं इधर, और ऊपर कर दो जीन 2 को, नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमको बताओ, मान लो कि ये मेल गैमीट्स हो गए सारे और ये हमारी फीमेल गैमीट्स हो गई, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कोई भी एक ले लो और इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, जब फ्यूज कराओगे तो सपोज करो कि यही इन दोनों का फ्यूजन हम करा दे रहे हैं, ये और ये, इन दोनों गैमीट का जब फ्यूजन कराओगे तो जीन 1, अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे जो अफेक्टेड वाला है वो कौन सा है, 1। जीन 1, तो ये नंबरिंग कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए। ये हो गया जीन 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 2, और ये हो गया 1। सिमिलरली ये भी 2 है और ये 1 है, ये 1 है ये 2 है। तो ये अब म्यूटेंट जो जीन है ये जीन 1 यहां आ गई, और जो म्यूटेंट जीन 2 है वो जीन 2 यहां आ गई, दिख नहीं रहा होगा, इसको ऐसे बना देते हैं ये। तो अब ध्यान दो कि
एक कॉपी तो म्यूटेंट है लेकिन दूसरी नॉर्मल आ गई। जीन 2 की भी एक कॉपी तो म्यूटेंट है लेकिन इसकी दूसरी कॉपी नॉर्मल आ गई। तो ऐसे केस में क्या होगा, इस पूरे ये जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी बनी है, इंडिविजुअल बना है, इसका जो जीनोटाइप निकल के आएगा वो फिनोटाइप जो निकल के आएगा वो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप होगा। क्योंकि ये म्यूटेंट्स जो हैं ये अपना असर इसलिए नहीं शो कर पाएंगे बिकॉज दे हैव द नॉर्मल, दिस इंडिविजुअल हैज द नॉर्मल कॉपी ऑफ बोथ द जीन्स। ये नॉर्मल सर कॉपीज। यही तो हम कह रहे थे। म्यूटेंट्स मतलब जब म्यूटेंट्स रिसेसिव होमोजाइगस होंगे तभी वो शो करते हैं, भाई इसीलिए ये तो नहीं हो। अनटिल एंड अनलेस एक चीज जान लो, जब तक तुमको ये न कहा जाए कि दिस म्यूटेशन इज डोमिनेंट, तब तक आप यही मान के प्रिज्यूम करके चलेंगे कि म्यूटेशंस आर ऑलवेज रिसेसिव। क्योंकि अगर किसी म्यूटेशन को अगले जनरेशन में पहुंचना है तो इट हैज टू बी रिसेसिव। अगर वो डोमिनेंट होगा तो अगली जनरेशन आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रिजम्पशन करके हम चलेंगे, तो वो अंडरस्टूड है। तो अब यहाँ पे इसका इलेबोरेशन हम देख सकते हैं कि वन कॉपी ऑफ जीन वन म्यूटेंट है, ये यहाँ पे देख लिया हमने। अनदर कॉपी ऑफ जीन वन वाइल्ड टाइप है यानी नॉर्मल है। सिमिलरली वन कॉपी ऑफ जीन टू, ये म्यूटेंट है ये वाली। अच्छा, ऊपर वाले को ये नॉर्मल वाइल्ड टाइप बता रहा, तो ठीक है, हमने भी वही कहा। अनदर कॉपी ऑफ जीन टू जी। सर ऊपर के जिनमें भी हमने क्रॉस कराया हाँ, उसमें वो तो जो थे वो वाइल्ड टाइप नहीं थे, कौन से? ये ऊपर पेरेंट्स वाले म्यूटेंट थे। हाँ ठीक है, दोनों म्यूटेंट हैं। तो वो म्यूटेंट थे और म्यूटेंट मतलब होमोजाइगस सिचुएशन में तो थे, तभी तो मतलब सर पूछ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। उनकी तो डेथ हो जानी चाहिए थी। हाँ मतलब जैसे अगर कोई डिजीज वाला म्यूटेशन हुआ होता तब तो उनकी डेथ हो जानी चाहिए थी। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। ऐसे लीथल म्यूटेशन होगा तब तो डेथ हो ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, म्यूटेशंस अपने आप को एक्सप्रेस कब करते हैं, जब वो रेसेसिव फॉर्म में होते, सॉरी होमोजाइगस स्टेट में होते हैं। तंजीला तुम इसमें क्या ऐड कर रही थी, आप बताओ जरा। नहीं सर, जब आप ये कैमेरेज बता रहे थे तभी हम यही कह रहे थे कि यहाँ पे बस एक ही एलील आया है, बाकी एक नॉर्मल है, इसीलिए हेटेरोजाइगस स्टेट में वाइल्ड टाइप स्ट्रेन रहेगा, म्यूटेंट नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वही वही बात है। हाँ तो प्रियंका क्या इसमें कह रही थी तुम कि अगर ये म्यूटेशन एक्सप्रेस कर गया तो ये मर जाए? देखो, सारे म्यूटेशंस लीथल नहीं अगर होते। म्यूटेशन हुआ और वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट हो गया, मतलब बेनिफिशियल म्यूटेशंस भी तो होते हैं कि हाँ। न्यूट्रिशनल म्यूटेशन हुआ अगर, तो हम्म। इसीलिए म्यूटेंट आई थी। हाँ नहीं, बेनिफिशियल की बात नहीं कर रहे थे हम, मतलब अगर वो लीथल होता तब तो डेथ हो जाती, ये कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर लीथल होता तो फिर तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं चल रहा होता। म्यूटेशंस तो बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन फिर वही प्रोबेबिलिटी वाला सिद्धांत है कि अगर हम जैसे ये मान के चल रहे हैं कि अगर कुछ कहा नहीं जा रहा है तो म्यूटेशन जो है वो रेसेसिव ही मानेंगे हम, उसी तरह से अगर कुछ कहा नहीं जा रहा है तो म्यूटेशन को हम हार्मफुल ही मान के चलेंगे। बेनिफिशियल तो बहुत रेयरली होते हैं। तो ये दोनों तो एजम्पशन। फिर अगर इसको भी हार्मफुल मान रहे हैं तब ये जिंदा ही कहाँ रहते? फिर वही बात है ना। अच्छा ये बताओ, किसी का बाल पक गया जल्दी तो वो मर जाएगा क्या? मान लो उसके मेलेनिन जीन में म्यूटेशन हो गया, मेलेनिन हाँ मतलब सिंथेसिस। अगर डिजीज कॉजिंग हाँ होता है तो एग्जैक्टली मरता है। वही बात है, बात क्यों बिल्कुल है। एक्सट्रीम केस पे क्यों पहुंच जा रही हो तुरंत? सबको मार मत दो भाई, पॉपुलेशन चलने दो। और मर जाएगा तो मर जाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट कहाँ से होगा? फिर उसका क्रॉस कैसे कराएगा कोई? जो मर गया वो तो खत्म, उसको तो पता ही नहीं चला कि वो है कि नहीं है। तो वो म्यूटेशन गया, वो पॉपुलेशन से हट हट गया। ठीक है, तो अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं सर। हाँ, फाइनली वाइल्ड टाइप फिनोटाइप हमको इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो म्यूटेंट जीन्स थी वो अब हेट्रोजाइगस स्टेट में हो गई, तो अब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी। तो अगर वाइल्ड टाइप फिनोटाइप मिल रहा है हमको, तो इसका मतलब ही यही हो गया कि जो म्यूटेशन हो रहा था वो, या जो दोनों म्यूटेंट थे उनमें अलग अलग जीन पे म्यूटेशन हो रहा था। अब आते हैं दूसरे केस में जहां पे कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है।
यानी कि यहाँ पे म्यूटेशन सेम जीन्स में हो रहा है, यानी कि जो दो म्यूटेंट हमने आइसोलेट किए, म्यूटेंट नंबर 1 म्यूटेंट नंबर 2, उन दोनों म्यूटेंट्स में सेम जीन में ही म्यूटेशन हुआ था। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। कैसे? अब देखो, पेरेंट्स जनरेशन में जीन 1 में ही म्यूटेशन, इसमें सपोज करो ये मेल पेरेंट है, इसमें भी जीन 1 में म्यूटेशन, इसी से कर दे रहे हैं, और ये फीमेल पेरेंट है, इसमें भी जीन 1 में ही म्यूटेशन हो गया। अब क्या होगा? तो ये लिखा हुआ है, ये बात यहाँ पे फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये म्यूटेंट फिनोटाइप दोनों में हमको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी चलो एलील बना के बता देते हैं, एक ही एलील, सॉरी एक ही गैमेट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जीन 1 की एक कॉपी और जीन 2 की एक कॉपी, सिमिलरली यहाँ पे भी जीन 1 की एक कॉपी, जीन 2 की एक कॉपी। जीन 1 में है हमारे पास म्यूटेशन यहाँ पर भी, और जीन 1 में है म्यूटेशन यहाँ पर भी। नंबरिंग कर देते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो अब क्या होगा कि 1 और 1 एक साथ आ जाएंगे और दोनों में म्यूटेशन है, 2 और 2 एक साथ आ जाएंगे, किसी में म्यूटेशन नहीं है। लेकिन अब दोनों जब एक साथ आ गए तो क्या होगा, अब ये म्यूटेशन अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। तो इसीलिए जो फिनोटाइप हमको मिलेगा वो म्यूटेंट फिनोटाइप मिलेगा अगली जनरेशन में। इसीलिए नहीं, एक्चुअली में इस चीज से हम ये डिड्यूस करेंगे। तो जब हमने अगली जनरेशन में देखा, हमको अगली जनरेशन का प्रोजेनी उसमें भी म्यूटेशन दिखा, तो हम समझ गए कि ये जो दोनों म्यूटेंट हमने आइसोलेट किए हैं, म्यूटेंट नंबर 1 एंड 2, ये दोनों के दोनों एक ही या सेम जीन में म्यूटेशन शो कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा है कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस। अगर दो म्यूटेंट का क्रॉस कराने के बाद प्रोजेनी जो है वो वाइल्ड टाइप निकल के आ रही है, तो इसका मतलब म्यूटेशंस अलग अलग जीन में हुआ है। और अगर दो म्यूटेंट्स, म्यूटेंट 1 और 2 का क्रॉस कराने पे प्रोजेनी भी म्यूटेंट है, तो यानी कि म्यूटेशन सेम जीन में हुआ है, किसी तरह का कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं, जीन 1 का एक एलील, जीन 2 का एक एलील मिलके कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से हमको नॉर्मल या वाइल्ड टाइप फिनोटाइप नजर आ रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। चलो, अब हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं प्लियोट्रॉपी का। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है, अगर बहुत शॉर्ट में हम लिखें तो, अच्छा वन हाँ, जीन मैनी इफेक्ट्स। हाँ 1 जीन, और तो म, जैसे कई फिनोटाइप्स अगर एक ही जीन कंट्रोल कर रही है या एक ही जीन की वजह से है, तो दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। तो बैकग्राउंड क्या है इसका, कि हमको मालूम है, देखो कि बहुत सारे जो बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है, जानते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट्स एंड इंटरमीडिएट्स ऑफ वन पाथवे यूज्ड इन सेवरल अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, हेंस चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन यूजली अफेक्ट्स मोर देन वन कैरेक्टर। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी एक पाथवे का कोई प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट है, उसके एक्सप्रेशन में अगर, या उसकी जीन के एक्सप्रेशन में अगर चेंज आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक से ज्यादा कैरेक्टर या ट्रेट्स जो है वो अफेक्ट होंगे, इस चीज की पूरी संभावना है। प्लियोट्रॉपी इसी को डिफाइन करता है, इसी ऑब्जर्वेशन को डिफाइन करता है कि जब एक सिंगल जीन का असर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स या ट्रेट्स पे पड़ने लगे, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। एग्जाम्पल्स कुछ आपको इसमें लर्न करने हैं, जैसे जीन फॉर वाइट आईज इन ड्रोसोफिला। तो इस जीन का काम क्या है? वाइट आई यानी कि आई कलर को कंट्रोल करना। लेकिन ये और क्या करती? इट ऑल्सो अफेक्ट्स शेप ऑफ ऑर्गन्स इन फीमेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म स्टोरेज। तो ड्रोसोफिला में फीमेल के पास स्पर्म स्टोरेज करने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है? स्पर्मेटिका। स्पर्मेथिका ही उसका भी नाम होता है, हमको याद नहीं, हाँ अब वो होगा तो
कीड़ा है ये भी तो मतलब। पानी भी में तो होता है स्पर्मेटिका, इसमें भी होता है। हाँ, इसमें भी वही होगा, इंसेक्टा की का ही मेंबर ये भी तो। खैर, उसका नाम देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली वही होगा, स्पर्मेथिका ही होगा। तो जीन तो है बेसिकली आई कलर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन स्पर्मेथिका के शेप को भी कंट्रोल कर रही है, अफेक्ट कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारे पास, वो है फ्रिजल ट्रेट इन चिकन्स। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रिजल ट्रेट का मतलब वो जो पंख थोड़े से वो बिखरे बिखरे टाइप के अजीब से हो जाते हैं मुर्गों के, कभी कभी देखा होगा आपने। तो वो उसको कंट्रोल करने वाली जो जीन है उस वो अगर अफेक्टेड हो रही है तो डिफेक्टिव फेदर्स उसके बनेंगे, मुर्गे के, मुर्गी के, जो भी है। लेकिन साथ ही साथ सेकेंडरी रिजल्ट क्या होता है उस जीन का, या वो जीन और भी किन कैरेक्टर्स को अफेक्ट करती है, तो उसमें भी क्लासिफिकेशन है दो टाइप के, गुड और बैड। कि अगर उस वो जीन जो है बेसिकली वार्म टेम्परेचर के लिए जो एडाप्टेशन है उसका, मुर्गे का, उसको भी बढ़ाती है। यानी कि अगर गर्मी बढ़ेगी तो वो जीन जो है वो कहीं ना कहीं उस गर्मी से टॉलरेट करने के लिए कैपेबिलिटी देगी। और बैड इफेक्ट क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट जो है वो है कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, एग लेइंग जो है वो कम हो जाएगी, और हार्ट, किडनी और स्प्लीन में भी चेंजेस इंड्यूस हो जाएंगे। तो देखो, एक्चुअली ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, गुड बैड। ये जो इंक्रीज्ड एडाप्टेशन टू वार्म टेम्परेचर है, तो अपने सर्वाइवल के लिए तो उसने कर दिया काम, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरी एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रही है जीन, मेटाबॉलिक रेट को, एक लेंग की कैपेसिटी को, और बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर को। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने का क्या नुकसान है, बताओ। मत- एनर्जी लॉस। हाँ, एक्सेस लॉस इन एनर्जी। जैसे कुछ पातर डहरी टाइप के लोग होते हैं ना, इतना खाते हैं कि आप देख के यकीन नहीं करेंगे, लेकिन शरीर जो है टिटहरी जैसी ही रह जाती है जन्म भर। तो उसमें क्या दिक्कत है, बेसिकली उनका बीएमआर या बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है। कहने का मतलब ये है कि खूब बड़ी सी भट्टी जला दो, कोयला डालो बोरा बोरा उसमें, और उस भट्टी से आंच ना निकल रही हो जिससे चाय भी बन पाए ढंग से, तो वही स्थिति है। खैर, तीसरा जो एग्जाम्पल है हम लोगों के पास वो है सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया में क्या हिसाब किताब है, मेन तो आप जानते ही हैं, जेनेटिक डिजीज है, क्या होता है, सिकलिंग ऑफ आरबीसी हो जाता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे सेकेंडरी जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं अलॉन्ग विद वो, तो जो डायरेक्ट इफेक्ट हम देखते हैं, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन वो अफेक्ट होती है। उसके अलावा जो एस्फाइक्सिया या इस तरह की कंडीशंस होती हैं, वो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट है इस सिकल सेल को कॉज करने वाली जीन का। कौन सी जीन होती है, किस क्रोमोसोम पर पाई जाती है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भैया, ये सब तो तुमको याद रखना पड़ेगा, कहाँ तक हम बताएंगे। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो रिकॉल अपने से पढ़ते समय किया करो। सिकल सेल जीन कौन सी होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, बताओ भाई, सोचो। ये हो गया। प्रोटोन है जीएजी, लेकिन जीन नहीं याद है। तो जीन कौन सी, आखिर वो चेंज कहाँ पे आ रहा है, हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन पे, तो वही तो जीन हुई उस प्रोटीन को कोड करने वाली। ये सब तो कॉमन सेंस से समझ लेना चाहिए, गेस कर लेना चाहिए। चलो, एक तो दिक्कत ये हो गई ना कि वो जो पेन है मेरी, इसकी जो आईपैड पे लिखने वाली, वो पेन खराब हो गई। वो पेन को वारंटी में थी, क्लेम किए हैं, पेन उठा ले गया
कोरियर वाला, अब जब वो पहुंचेगी कंपनी में तो फिर नहीं आएगी, तो नोट्स बनाने में बड़ी समस्या हो रही है हमको। लेकिन चलो, नहीं इससे तो मैनुअल बना देंगे पेन पेपर पे। इस पे लैपटॉप पे तो फिर बहुत झंझट रहता है नोट्स बनाना। अभी तो खैर लैपटॉप से ही पढ़ा रहे हैं। देखो इसको ध्यान से, अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है जेनेटिक लिंकेज एंड जीन मैपिंग। इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो लिंक्ड जीन्स क्या होती हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो ये है कि ये मेंडल का जो प्रिंसिपल था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, उसको पूरी तरह से ये ओबे नहीं करती या फॉलो नहीं करती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही है, क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? बताओ, बोलो कोई। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान मतलब जो जीन्स होती है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान किसी भी क्रोमोसोम के साथ असॉल्ट हो सकते हैं, मतलब ये नहीं कि सेम ही क्रोमोसोम के साथ असॉल्ट। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, हाँ ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह का जो क्रोमोसोम है, तो ये जीन है यहाँ पे, और ये दूसरा क्रोमोसोम है उसमें कोई और जीन मान लो, ले लो। तो जरूरी नहीं है कि होमोलॉग में ही हम देखें, नॉन होमोलॉगस में भी देख सकते हैं। यानी कि इस जीन का इस जीन से कुछ लेना देना नहीं है, ये अपने रास्ते जा रही है, अपने रास्ते जा रही है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कहाँ जा रही है? गैमीट में जा रही है। तो ये ईर घाट गए, ये बीर घाट गए, इनसे कोई लेना देना नहीं, बस ऐसे समझो सिंपल लैंग्वेज में। मतलब ये इस गैमेट में, इस गैमेट में। फिर लिंक्ड जीन्स, लिंक्ड जीन्स जो होती हैं, नाम ही है जुड़ी हुई, दे टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ ही जाना चाहती है। तो मान लो यहाँ पे एक और जीन इसके बगल में हमने बना दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये दोनों जो हैं ये लिंक्ड जीन्स हो गई, और ये एक साथ ही अगली जनरेशन में भी, या सॉरी, एक साथ गेमीट्स में जाएंगी। ऑफ कोर्स गेमीट के बाद अगली जनरेशन ही आएगी। एक साथ क्यों जाती हैं? अब दिक्कत यही है कि क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ाया नहीं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, नॉन एचएफआर, ये पढ़ा दिए होते तो थोड़ा, लेकिन पढ़े हो तुम लोग, इसीलिए उसके बैकग्राउंड नॉलेज को हम तुम्हारे मान के चल रहे हैं, तो बता रहे हैं आगे की चीजें। अच्छा, अब ये जो लिंक्ड जीन्स हैं, इनकी कोशिश ये रहती है कि एक ही साथ गैमीट में जाएं, लेकिन अगर रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर हो गया तो संभावना बन जाती है कि ये बिछड़ जाएं एक दूसरे से। तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि ये एक दूसरे के साथ ही जाएंगी, या रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होने के दौरान ये एक दूसरे से बिछड़ भी सकती हैं? ये डिपेंड करता है, यानी कि दिस अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। तो अगर ये दोनों बहुत पास पास में हैं तब तो इनके साथ ही जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वहीं पे एक और जीन है जो कि सपोज करिए यहाँ कहीं है, यहाँ पे, तो इस येलो वाली जीन की इस ब्लू वाली जीन के साथ जाने की संभावना कम हो गई, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा हो गई, यानी कि रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना बढ़ गई, यानी कि लिंकेज होने की संभावना घट गई। तो अभी ये सब टर्म एक दूसरे से कोरिलेट होंगे, घबराने की बात नहीं है। तब तक एक बेसिक आइडिया ले लो। बताओ हमको, तुम ही लोग बताओ, इस बार बताएगा कौन? ऋचा बताएगी। ऋचा ये बताएं हमको, रुको अभी पूछ रहे हैं, और बहुत ध्यान से देखना है इसको। सर क्या क्वेश्चन है? मेरा नेटवर्क चला गया था। नहीं अभी पूछे नहीं है अभी तो हम बना रहे हैं, अभी माहौल बना रहे हैं।
ऋचा बताओ ये कौन सा फिनोमेना शो कर रहे हैं हम? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, वेरी गुड। तो अब इसमें देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एक क्रोमेटिड जो है वो दूसरे क्रोमेटिड से क्रॉस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे फिजिकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है। तो कुछ जीन्स जो है वो यहाँ से यहाँ, अलग अलग जीन्स जो है वो पहले जहाँ थी वहां से इधर से, यानी कि अगर इस क्रोमोसोम में थी तो इस क्रोमोसोम में पहुंच जाएंगी, और अगर इस क्रोमोसोम में थी ऊपर वाले में तो नीचे वाले क्रोमोसोम में पहुंच जाएंगी। तो बहुत बेसिक सा हमने इसको बता दिया कि ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसी को हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। बातें सेम है दोनों, लेकिन बेसिक चीज यहां पे जो जानना है कि फिजिकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। और जब क्रोमोसोम के सेगमेंट का फिजिकल एक्सचेंज होगा तो जाहिर सी बात है जीन्स तो इधर से उधर जाएंगी और आएंगी ही, जीन्स का आदान प्रदान होगा ही। तो अगर ये क्रॉसिंग ओवर एक स्पेसिफिक इलाके में ज्यादा हो रहा हो, जिसको हॉटस्पॉट भी कहते हैं, हॉटस्पॉट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो जीन्स हैं उनके एक दूसरे से अलग होने की या एक दूसरे से बिछड़ जाने की संभावना भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंटली वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उस पर्टिकुलर इलाके में क्रोमोसोम के। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद अब वापस से आते हैं जरा। एक टर्म आता है लिंकेज ग्रुप, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम होगा। लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम। किसी क्रोमोसोम पे मौजूद जितनी भी जीन्स हैं वो एक साथ मिलके एक लिंकेज ग्रुप बनाती हैं, और इसकी जो संख्या होती है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जीनोम ऑफ अ स्पीशीज। जीनोम में हम क्या कहते हैं कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं, नॉट ऑलवेज द केस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज अलग अलग स्पीशीज में थोड़ी वेरिएबिलिटी हो सकती है। लिंकेज ग्रुप में कुछ एक जीन्स जो है वो मे बी एक्स्ट्रा हो सकती हैं या नहीं प्रेजेंट हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं वो अलग अलग होने चाहिए, दे नीड टू बी डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हमने मान लो ले लिया, या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस केसेस में थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ जाता है, लेकिन जनरली याद रखने के हिसाब से और इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप यही समझिएगा कि किसी स्पीशीज में अगर लिंकेज ग्रुप की बात हो रही है तो यू कैन वेरी कंफर्टेबली से दैट द नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स कॉन्स्टिट्यूट द लिंकेज ग्रुप। बस सिंपल सी बात है। लिंक्ड जीन्स टेंड टू रिमेन टुगेदर, ये तो भाई जान ही रहे हैं। ऐसी जीन जो एक दूसरे से लिंक्ड है वो एक दूसरे के साथ ही रहना चाहती हैं और साथ ही गैमेट में जाना चाहती हैं। तो इस वजह से ये जो पेरेंट है, सपोज करिए ये जो हम दो जीन ले रहे हैं और ये हेट्रोजाइगस है, डबल हेट्रोजाइगस इसको कहेंगे हम, कि दो जीन्स जो है वो हेट्रोजाइगस स्टेट में दिखाई जा रही है यहाँ पे। will not always produce gametes as AB, A small b, small ab, small a, small b in equal proportions। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले बताओ।
आ गया। देखो पहली कहानी क्या हमने, पहला स्टेटमेंट क्या है, ये वाला ऊपर वाला, लिंक्ड जीन्स टेंड टू रिमेन टुगेदर, लिंक्ड जीन्स एक साथ ही रहेंगी और एक साथ ही जाना चाहेंगी कहीं गैमेट में। इसीलिए ये जो पेरेंट होंगे या पेरेंट होंगे, हाँ दो पेरेंट तो होंगे ही कम से कम, तो इसमें जो गैमीट्स बनेंगे, चार टाइप के गैमीट्स बनेंगे। अच्छा वो संख्या याद है हमको, कोई बताए यहाँ पे नीचे याद रखे, A, A, B, B, C, C, D, D। इसमें कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे? दो बनेंगे। हैं? चार। और इसमें? चार बनेंगे सर उसमें। इसमें इसमें पहले इसमें बताओ। चार। चार हो गए। अंशिका बताओ इसमें। 16 2 की पावर 4 होगा। यस सर। बिल्कुल सही, बेसिक चीज जान रही हो। 2 to the power n, n मतलब? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। हाँ, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस दो ही हैं, तो 2 to the power 2 4। यहाँ पे ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी, तो ये हो गए चार हेट्रोजाइगस पेयर्स हो गए, तो 2 to the power 4 16। चलो ये तो आता है, ठीक है, बहुत सवाल पूछे गए हैं इसमें। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये अब क्यों ये जो गैमीट्स हैं ये इक्वल प्रोपोर्शंस में क्यों नहीं बनेंगे? इसलिए क्योंकि लिंकेज है जीन में, तो बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, जीन्स एक दूसरे के पास रहना चाहेंगे, तो कुछ कॉम्बिनेशंस हमको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिनमें लिंकेज होगा, और कुछ कॉम्बिनेशंस हमको कम मिलेंगे जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द लिंकेज। लिंकेज जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन उतना कम, रिकॉम्बिनेशन जितना ज़्यादा लिंकेज उतना कम। अब नॉन लिंक्ड जीन्स की अगर हम बात करें, नॉन लिंक्ड, तो इसमें जो ऊपर ये चार टाइप के गैमीट्स दिखाए गए हैं, दे विल बी प्रोड्यूस्ड इन इक्वल प्रोपोर्शंस, नॉन लिंक्ड जीन्स। अब ये नॉन लिंक्ड जीन्स जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी हो सकती हैं, यानी दूसरे क्रोमोसोम पे, या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे हो सकती हैं, या सेम क्रोमोसोम में भी काफ़ी दूरी पे अवस्थित हो सकती हैं। तो बिकॉज एक एक जीन सपोज करो यहाँ पे मौजूद है और दूसरी जीन जो है यहाँ पे कहीं मौजूद है, तो अब ये दोनों तो लिंकेज ग्रुप, सॉरी लिंकेज ग्रुप नहीं, ये दोनों तो लिंक्ड जीन्स की कैटेगरी में आने की संभावना इनकी बहुत कम है कि एक दूसरे के एक साथ जाएं। पता चले यहाँ पे तो एक फिजिकल एक्सचेंज या क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ हो ही नहीं रहा है, तो ये अलग चली गई, ये अलग चली गई। अब ये जो लिंकेज है ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, दूसरे को इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज को जरा सा समझ लेते हैं। अब उसमें समझना जो है वो बेसिकली इन्हीं टर्मिनोलॉजीज में है कि एक एक लाइन में अगर हम इसको लिख दें, यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज का मतलब ये हुआ कि all the gametes show parental combinations, तब हम लिंकेज को कहेंगे कंप्लीट लिंकेज। और यहां पे क्या होगा कि gametes show parental as well as recombinants, a parental combination as well as recombinants। तो नए कॉम्बिनेशन अगर दिख गए
तो इसका मतलब ये हुआ कि लिंकेज जो है वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। और अगर कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं दिखा, सारे के सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन हैं, तो इसका मतलब कि ये लिंकेज जो है वो कंप्लीट लिंकेज है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमको चाहिए एक इमेज। ये नीचे वाला मिटा दे रहे हैं, इससे कुछ ये, चलो इसको अलग ही कर दे रहे हैं बाकी सब। नोट, let's understand this with the help of an image. One. साफ दिख रही है तुम लोगों को इमेज? ब्राइटनेस उसकी बढ़ानी थी, हमको बढ़ा नहीं पाए। खैर, चलो अब इसको हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास इसको हम क्या कहें, पेरेंटल जनरेशन कहें? नहीं, ए बी बी जो बनता है वो कैसे बनता है? F1। हाँ हाँ हाँ, F1 कहेंगे। जैसे मान लो क्या करते हैं इसमें, एक हमने दूसरा कलर लेते हैं, ये हमारा पेरेंट हो गया, सपोज ये मेल पेरेंट हो गया और ये फीमेल। ठीक है, अब इसमें जो गैमीट बनेगा वो गैमीट कैसा बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी। यहाँ पे जो गैमीट बना वो कैसा बना? स्मॉल ए स्मॉल बी। ये तो गैमीट बनेगा। ये पी हो गया, ये गैमीट्स हो गए, और ये गैमीट्स जब आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूजन, तब हमको ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल गया, कैपिटल स्मॉल और ये भी बी कैपिटल स्मॉल, ये कॉम्बिनेशन हमको मिल गया। ठीक है, ऐसे आ गया ये। अब देखो, सपोज करो कि 100 सेल्स एंटर इनटू द प्रोसेस, मतलब ये बहुत सारी सेल्स बन गई इस जनरेशन की, F1 है ये, तो 100 सेल्स इसमें जो है वो अब अगली जनरेशन, अगली मतलब अपना गैमीट बना के अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करने के चक्कर में पड़ रही। कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि सारे के सारे क्या बने? हेट्रोजाइगोट्स बने हैं। तो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, अब इसमें से मेटाफेज पे जो अरेंजमेंट हो रहा है क्रोमोसोम्स का, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखी जा रही है। दो पॉसिबिलिटीज हैं और दोनों में हमने देख लिया कि 50 सेल इस तरह से अरेंज हो रहा होगा मेटाफेज पे, और दूसरी 50 सेल में इस तरह से। तो किस तरह से अरेंज हो रहा है ये देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या है स्थिति, कि यहाँ पे अभी प्रोफेज में भी वो जो इंटरफेज वाली स्थिति थी, वहां के एस फेज से पहले का है ये सिनारियो। एस फेज एक बार जब हो जाएगा तो आप खुद समझ सकते हैं, ये कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम्स है ना। और इसमें ये जो ऊपर वाला क्रोमोसोम है जिसके पास कैपिटल ए जीन है, जब एस फेज या डीएनए सिंथेसिस हो जाएगी तो इस ऊपर वाले के पास 2 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। संख्या क्रोमोसोम की वही रहेगी, बस अमाउंट या कंटेंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, जिसकी वजह से जब यहाँ पे एक क्रोमेटिड दिखाया जा रहा है तो वो डबल हो जाएगा। तो इसके पास भी ऊपर वाले के पास डबल हो जाएगा, नीचे वाले के पास भी डबल कंटेंट हो जाएगा, इसी तरह इसके पास डबल, इसके पास डबल। तो ये यही चीज यहाँ पे दिखाई गई, क्योंकि अब मेटाफेज आ चुका है। तो अब ये जो ए वाला था, कैपिटल ए वाला, ये किसके साथ अरेंज हो गया है? कैपिटल बी के साथ। और स्मॉल ए वाला स्मॉल बी के साथ अरेंज हो गया है।
नीचे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनी कि कैपिटल ए वाला जो है वो स्मॉल बी के साथ अरेंज हो गया और स्मॉल ए वाला कैपिटल बी के साथ 50 सेल्स में। टोटल 100 सेल थी, 50-50 का ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बना। अब जब मियोसिस का फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ऊपर वाले जो है वो एक में चले जाएंगे, दूसरे वाले जो है वो दूसरी सेल में चले जाएंगे। तो ऊपर वाले यानी कैपिटल कैपिटल एक साथ आ गए, नीचे वाले यानी स्मॉल स्मॉल एक साथ आ गए। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये 2 है तो 2 से 4 बन जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन थे ए बी कैपिटल वाले और ये ए बी स्मॉल वाले, ये कॉम्बिनेशन बने हमारे इन 50 सेल्स में। और नीचे की जो 50 सेल्स है इसमें आप देख सकते हैं कैपिटल और स्मॉल ये एक साथ आ गए और स्मॉल और कैपिटल ये एक साथ आ गए। अब यहाँ पे जो अब बाकी फिर इससे 2 सेल और बनेंगी, इससे 2 सेल और बनेंगी। यहाँ कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, कैपिटल स्मॉल यानी कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। अब आप देख के बता सकते हैं आसानी से कि ये ऊपर वाला जो हिसाब किताब है वो पेरेंटल टाइप का है या नीचे वाला हिसाब किताब पेरेंटल टाइप का है, बताओ। सर ऊपर क्या था? ऊपर ये था, ऊपर वाला पेरेंटल। ऊपर वाला एकदम पैरेंटल। साफ साफ दिख रहा है। यहाँ देखो कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे भी देखो इसके गैमेट्स में कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी यहाँ पे। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन या पूरा ओवरऑल कॉम्बिनेशन है ये पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। और नीचे वाला जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल भी आ गया और स्मॉल ए के साथ कैपिटल भी आ गया। तो यही चीज है, ये क्या है, ये जो है ये न्यू कॉम्बिनेशन है, या इसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। और यहाँ पे पेरेंटल टाइप है। अच्छा, यहाँ पे किसी तरह का क्रॉसिंग ओवर तो हुआ नहीं, ये हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, दिखाया जा रहा है इसमें क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाया जा रहा, नहीं सर। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाया जा रहा। यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो तैयार हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो ये भी बात समझ लीजिएगा, अभी आएंगे ये पॉइंट्स आगे। तो यहां पे हम सिंपली ये कह सकते हैं, फाइनली एक पॉइंट ये कह सकते हैं कि यहां पॉसिबिलिटी है, ये कॉम्बिनेशन वही हम ले रहे हैं ए ए बी बी, ये जो टाइप है इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि 50% जो है वो पेरेंटल टाइप, और उसमें था ए बी एंड स्मॉल बी एंड अनदर 50% recombinant, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। जब यहाँ पे क्लियर कट, बिल्कुल देखो समझो इस बात को, क्लियर कट 50-50 का रेशियो निकल के आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है ये क्या हो रही है, ये हमको शो कर रही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। कह सकते हैं इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है कि नहीं कह सकते हैं, ये हमको बता दो। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दो गलत जीन है वो किसी के भी साथ हाँ किसी के भी साथ जा रही है, कोई किसी की बाध्यता नहीं है। तो यही आपको समझना है, अगर 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 50% रिकॉम्बिनेंट आ गया तो आप कहेंगे हाँ भैया यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही, किसी तरह का लिंकेज यहाँ पे नजर
नहीं आ रहा। अच्छी बात है। तो इसका मतलब कि ये जीन्स क्या है, अनलिंक्ड जीन्स हैं। आप देखिए, अब दूसरी हम कहानी आपको बताते हैं, बस वही बता के और फिनिश करेंगे इसको। इसके लिए भी एक इमेज, वो कहाँ चला गया, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या हिसाब किताब हमको नजर आ रहा है। एक्चुअली में देखो अब इसमें कि यहाँ पे भी कहानी यही है, गैमीट्स जो है वो बने, जीनोटाइप AABB, इसके जो गैमीट्स बन रहे हैं इनमें वही दो पॉसिबिलिटीज हैं कि, पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम लिख दें, क्या पेन है, ये भी नहीं ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ गैमीट्स। तो क्या पॉसिबिलिटी है देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जितने भी गैमीट्स हैं वो सारे के सारे पेरेंटल टाइप हों। तो पेरेंटल टाइप का मतलब ये हो गया वही जो दो हमने आपको बताया था, ए कैपिटल वाले और स्मॉल वाले। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि सारे पेरेंटलों के लिंकेज है ना, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। हाँ हाँ, वही 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 हम कह रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रिकॉम्बिनेंट टाइप, कॉम्बिनेशन 50% ही होगा सर। कहाँ पे, दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है, हाँ वो पॉसिबिलिटी है जो भी है, हाँ वो उसमें 50% ही तो होगा रिकॉम्बिनेंट। जैसे ऑल पेरेंटल हो सकते हैं अगर हुआ हाँ ऐसा तो, हाँ लेकिन रिकॉम्बिनेशन तो ऑल नहीं हो सकता, उसमें तो हाँ। पेरेंटल होंगे। तो इसीलिए दोनों लिख दिया, रिकॉम्बिनेंट टाइप एंड पेरेंटल टाइप। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो गई ना। तो अब इसमें देखो, अगर सारे के सारे पेरेंटल टाइप हो जाएंगे तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे, कंप्लीट यस, लिंकेज। देन दिस विल बी कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज। और यहाँ पे देखते हैं जरा क्या ऐसी कोई कहानी बन रही है। तो देखो यहाँ पे कैपिटल बी और स्मॉल बी, यानी कि ये ए बी जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं। अब ये 100 सेल्स हैं, ये दे आर एंटरिंग इनटू द मियोसिस। तो मियोसिस में एंट्री हुई और यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, नो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस इन एनी सेल। 100 की 100 सेल्स थी, उसमें से किसी में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ और मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। तो ये क्या होगा, ये वाला क्रोमोसोम चला जाएगा इस गैमेट के पास, ये वाला इसके पास, और ये फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमको फिर वही पेरेंटल कॉम्बिनेशन सारे के सारे दिखेंगे। अच्छा, यहाँ तो एक टर्म, एक कंडीशन रख दी गई कि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? डिस्टेंस अगर कम है तो नहीं होगी, अगर ज्यादा है तो हो जाए दोनों जीन के बीच में। नहीं, क्रॉसिंग ओवर ही ना हो ड्यूरिंग मियोसिस, ऐसी पॉसिबिलिटी हम पूछ रहे हैं। इन जीन्स के बीच में नहीं होगी, बाकी और जीन्स के बीच में। यस, वेरी गुड। डेट फिक्स होगा ना। हाँ, जीन्स अंडर क्वेश्चन, इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, बाकी तो क्रॉसिंग ओवर के बिना मियोसिस कैसे कंप्लीट होगी भाई। तो वही चीज हम समझाना चाह रहे थे। अब देखिए,
तो ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब ये जो पूरा इमेज है ये पहली कंडीशन को ही बेसिकली बता रहा है। इसके बाद ये जो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप एंड पेरेंटल टाइप, इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम यहां से नीचे की तरफ इंडिकेट कर दे रहे हैं, दिस पॉसिबिलिटी। यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर अकर्स, और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से इवन सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं उसमें भी रिकॉम्बिनेशन जो है वो अप टू 50% हो सकता है, कि इट मे रिजल्ट इनटू recombination up to 50% even when genes are present on same chromosome. बताओ ऐसा हम इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? सर वही तो है जो ऊपर आपने लिखा था। वही हो गया ना। इसका सिंपल सा मतलब यही होगा कि वो जो जीन्स होंगी वो उस क्रोमोसोम पे बहुत दूर दूर होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो कहानी है इसको हम शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इनकम्प्लीट लिंकेज। तो वो जो ऊपर जो क्लासिफिकेशन हमने किया था उसी की बात है यहाँ पे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर। तो हम सोच रहे हैं अब आज इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, इसी के आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे।